उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठीक ठाक हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूती से चुनाव लड़ने का दम, चुनाव लड़ने की कोशिश, चुनाव लड़ने की रणनीति अपनी राजनीतिक सक्रियता के साथ कर रही है, तो वो है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में सरकार में है भारतीय जनता पार्टी। घर का झगड़ा हो या उनके आसपास की सारी परिस्थितियां, इन 10 उपचुनावों को वो भी एक मौके की तरह देख रहे हैं कि घर के झगड़े को कमजोर करें और समाजवादी पार्टी के उभार को कमजोर करें। इसलिए 10 उपचुनाव को वो जीत ले। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में 2014 के 24 के चुनाव में जो फायदा मिला है उसे, उसको आगे बढ़ाकर कोशिश करेगी कि वो अपने कद को और मजबूत करे। और वहीं दूसरी तरफ एक और हलचल तेज हुई है और उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी की सक्रियता ने यह दिलचस्पी पैदा कर दी है कि अगर वो भी इन 10 उपचुनावों को लड़ती हैं तो क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन 10 उपचुनावों का परिणाम। चंद्रशेखर के चुनाव लड़ने की स्थिति में परिस्थितियां क्या बनेंगी, इसको लेकर के भी आकलन तेज हो गया। आज के वीडियो में इसके पड़ताल करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनावों पर होने जा रहा है जो आगे की राजनीति को बदल देगा। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बात एकदम साफ तौर पर दिख रही है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ी राजनीतिक भूमिका में अपनी ताकत, अपनी रणनीति, अपने सामाजिक सरोकारों के राजनीतिक प्रयोग की कामयाबी के साथ आगे बढ़ गई। वो समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया अखिलेश यादव जी के ऊपर एक शिकायत भरा आरोप लगता था कि वो तो कोई चुनाव जीते नहीं, मुलायम सिंह यादव बड़े नेता थे, उनकी लीगेसी में चीजें आगे बढ़ती गई। लेकिन अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री रहते अपनी एक छवि, अपना एक काम करने वाला व्यक्तित्व पाया था, उत्तर प्रदेश के विकास के काम करने हों या उत्तर प्रदेश में बेहद सहज, सौम्य और शांति प्रिय, न्याय प्रिय, विकासोन्मुख, हाईटेक, टेक्निकल, ग्राउंड पर एक काम करने वाला एक ऐसा चेहरा जो मुस्कुराते हुए बिना किसी नफरत के, मोहब्बत के साथ विकास की राजनीति करता है। लेकिन फिर भी उसे उसका लाभ नहीं मिला, उसका काम नहीं बोला और चुनाव बुरी तरह हारे। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, जीतते जीतते हरा दिए गए या हार गए 2022 में। लेकिन 2024 में आकर के समाजवादी पार्टी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली और अखिलेश यादव ने अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि आज की राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी के समानांतर अगर किसी एक नेता, चूंकि राहुल गांधी देश की राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, और उनके बराबर अगर कद राहुल गांधी जी के बराबर अखिलेश यादव जी का बना तो ये भूमिका दिखाता है। इसलिए ये उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या आगे का कोई भी परिदृश्य हो, अखिलेश यादव जी अपनी इस भूमिका को और ताकतवर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब ये 10 उपचुनाव हो रहे हैं, इन 10 उपचुनावों की गणित ये है, कई विधायक जो थे वो सांसद बन गए, कई एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो छोड़ दिया है, एक आध लोग सजा सुना दी गई, जैसे इरफान सोलंकी सपा के विधायक, उनको सजा सुना दी गई, सीट पर उपचुनाव होना है। 10 में से लगभग 5 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की अपनी हैं या उनके प्रभाव की हैं, उनके ताकत की हैं, जिनमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हो, चाहे अंबेडकर नगर की कटहरी सीट हो,
चाहे वो अलग अलग जगहों की वो सारी सीटें जिस पर के चुनाव होने वाला है, और जिन सीटों के चलते करहल खुद अखिलेश यादव की अपनी सीट जिससे वो चुन लिए गए हैं सांसद, तो करहल पर चुनाव होगा। मझवा जहाँ की महत्वपूर्ण सीट है, फूलपुर जो समाजवादी प्रभाव की सीट है, लेकिन वहां के सांसद प्रवीण पटेल विधायक जो थे सांसद बन गए। कुंदरकी जहां से सपा के विधायक रहे जियाउर रहमान बर्क, तो जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, अब वो सांसद बन गए क्योंकि उनके दादाजी असामयिक निधन हो गया। तो कुंदरकी और आज की तारीख में फूलपुर का समीकरण ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है। कुंदरकी, फूलपुर, सीधे सीधे सीसामऊ जहां से सपा के विधायक इरफान सोलंकी वो दोष साबित हो गए, तो वो सीट खाली होगी, उस पर चुनाव होगा। तो सीसामऊ की सीट भी सपा के प्रभाव की सीट है। मीरापुर, गाजियाबाद, गाजियाबाद जैसे बीजेपी के प्रभाव की सीट है। अतुल गर्ग वहां के जो थे उन्होंने जो है चुनाव जीता है और वहां वो मजबूत भी है। मीरापुर आरएलडी की सीट है जहां चंदन चौहान थे, वो अब वहां पर चले गए। लेकिन मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, करहर, कटेहरी, सीसामऊ, फूलपुर, कुंदरकी, ये 6 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रभाव की हैं, या इन 6 सीटों पर सपा मजबूत है। एक जगह पर आरएलडी और 2-3 जगहों पर बीजेपी से कड़ी टक्कर है। अगर इस बात को थोड़ा अब एक्सप्लेन कर दिया जाए कि बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि जो घर का झगड़ा है वो किसी तरह से शांत दिख रहा है, मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ। कुछ तो मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट लगाने और इस तरह की चीजों से मीडिया मैनेजमेंट हुआ, और उसके बाद दूसरा मैनेजमेंट ये हुआ कि हेडलाइन बदल गई। अब हेडलाइन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हटाए जाने की कोई खबर आपको नहीं दिख रही होगी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों के बदले जाने की कोई खबर नहीं दिख रही होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बीजेपी के घर में इतना भारी झगड़ा हो गया था जो केवल विपक्ष के लोगों का आरोप नहीं था, वो सत्ता पक्ष तक पहुंच गया। और सत्ता पक्ष के भीतर से कई बार ये सवाल आने लगे थे कि क्या बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव हरवा दिया, योगी आदित्यनाथ एक मुश्किल बनते जा रहे हैं, दिल्ली के बीजेपी के नेताओं के सामने मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बिसात बिछाई कि दिल्ली वाले घनचक्कर हो गए। बाद में खबर यहां तक आ गई कि उप मुख्यमंत्रियों को बदल दिया जाएगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ उससे नाराज है। कोई अंत में बदला नहीं गया, अभी तक मामला सेटल्ड हो गया। बीजेपी कैसे अंतर विरोधों और घर के झगड़ों को डील करती है, यह बात देखने लायक। वहां कोई टेलीविजन पर आकर के नहीं कह रहा है कि बीजेपी में लोकतंत्र की हत्या हो गई, बीजेपी में अब कुछ बचा नहीं है, बीजेपी में सब एकदम योगी और अमित शाह के झगड़े में बर्बाद हो रहा है। कुछ बयान आए जो जानबूझकर दिलवाए गए। कोई विधायक बदलापुर का कोई विधायक बोला, तो कोई सांसद बोला, तो कोई मंत्री बोला, अंत में सब मैनेज हो गए। तो अब बीजेपी इन 10 उपचुनावों को इस तरह से देखेगी कि वो कैसे इन 10 उपचुनावों को जीत ले और हर तरह के झगड़ों को मैनेज कर ले। उप मुख्यमंत्रियों को ड्यूटी पर लगा दिया। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 2 दिन तक दौरा करते कि अब अयोध्या जो पिछली बार हार गए थे, बीजेपी अयोध्या हार गई थी लोकसभा चुनाव में, इस बार किसी तरह बीजेपी अयोध्या जीत जाए। इसलिए शुरुआत योगी आदित्यनाथ खुद अपने 2 दिन मीटिंग पे मीटिंग, दौरे पर दौरे, रणनीति बनाना अयोध्या में, क्योंकि मिल्कीपुर सीट है, वहां अवधेश प्रसाद पासी उनके सांसद बन जाने से खाली हुई। तो अब यहां से हर एक सीट पर बीजेपी ने 2-2, 4-4 बड़े मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी उपचुनाव में कि आपको यह सीट जीत करके देनी है, तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी भी बच जाए, बीजेपी के घर का झगड़ा भी कम हो जाए, योगी आदित्यनाथ का प्रभाव मजबूत हो जाए। उप मुख्यमंत्री चाहेंगे कि वो जहां है वो सीट जीत जाए। तो बीजेपी के लिए भी एकदम नाक का सवाल ये 10 सीटें बनी हुई है। तो सपा अपनी बढ़त को कायम रखने के लिए, पीडीए के समीकरण को और मजबूत करने के लिए, सामाजिक और रणनीतिक जीत की जो बढ़त ली हुई है सपा, उसे मजबूत करने के लिए वो चाहेगी कि 10 में से न्यूनतम 8, न्यूनतम 6 या न्यूनतम 9 सीटें जीत जाए।
10 की 10 जीत जाए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर समाजवादी पार्टी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि कैसे नहीं ये यकीन किया था कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटें जीत जाएंगी, 3-4 सीटें हरवाया गया, तो लगभग आधा उत्तर प्रदेश तो समाजवादी पार्टी जीत गई है। गठबंधन हुआ है तो 43 सीटें जीते हैं और 5-7 सीटें हराए हैं, तो उसको लेकर के तो 80 में से 50 सीटें तो आज की तारीख में सपा के प्रभाव में है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 10 की 10 सीटें सपा जीत जाए। और सपा मजबूत है, सपा का पीडीए बहुत प्रयोग सफल हो रहा है, कामयाब हो रहा है। अखिलेश यादव की रणनीति कामयाब हो रही है, अखिलेश यादव का कद बढ़ा है, प्रभाव पैदा किया उन्होंने अपनी राजनीति के अंदाज से, अपनी मृदुभाषिता से, अपने विकासोन्मुखी रणनीति से, और सामाजिक गठजोड़ इतना गजब का पीडीए के जरिए बना दिया जो उनकी विचारधारा को जुड़ता है। संविधान बचाना है, संविधान मान स्तंभ किया, और इस समय समाजवादी पार्टी पखवाड़ा मना रही है 9 अगस्त को, अगस्त क्रांति के दिन से हर एक संगठन को गांव के लेवल पर, बूथ के लेवल पर पीडीए को मजबूत करने के लिए पीडीए पखवाड़ा मना रही है। इन दोनों की रणनीति, चाहे वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों ने 10 उपचुनावों को बिल्कुल तैयारी के साथ, बिल्कुल पुख्ता तैयारी के साथ अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए बिल्कुल साजो सामान से लैस होकर के क्षेत्र में उतर चुके हैं और रणनीति बन चुकी है। बीजेपी के पास मंत्री हैं, बीजेपी के पास सत्ता है, इसलिए बीजेपी घर का झगड़ा ठीक करने में आसानी से कर लेती है, क्योंकि आप विपक्ष में रहते हैं तब आपके साथी छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि आप क्या दे सकते हैं किसी खुश करने के लिए। लेकिन अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो कौन से अटैची, कौन सा पद, कौन सी धमकी, कौन सा कद क्या न मिल जाए और विरोधी चुप हो जाए। बीजेपी तो ये सब करने में माहिर है। बीजेपी में इसलिए अंतर विरोध आपको बाहर उजागर बहुत कम देखने को मिलेगा। तो बीजेपी अपने अंतर विरोधों और घर के झगड़ों को इन 10 सीटों पर जीतने के बाद कम करने की कोशिश करेगी। सपा चाहेगी कि अपना कद और बढ़ा ले 10 जीत करके। लेकिन इस बीच में अब एक राजनीतिक भूमिका बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी की बढ़ गई है, और आदरणीय मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच के फैसले में, जिसमें कि एससी और एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण का सवाल आ गया। देश में आक्रोश पैदा हुआ एससी और एसटी समुदाय में, क्रीम बनी नहीं और तुम लेयर लेने आ गए, तुम बंटवारा करना चाह रहे हो, और एक मानसिकता जो चाहती है कि आरक्षण उन वंचित शोषित लोगों को मिले न। उचित मौका देख करके आदरणीय मायावती जी पूरी तरह से सक्रिय हो गई। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पार्टी की मीटिंग कर चुकी, और लगातार अपनी मजबूती से, अपनी दावेदारी से उत्तर प्रदेश की राजनीति को दिलचस्प बना दिया उन्होंने। क्योंकि पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक भूमिका इतनी सिमट गई थी कि लोग अब उन पर बात भी नहीं कर रहे थे। उनकी राजनीतिक भूमिका, यानी उनके विधानसभा में एक विधायक है उमाशंकर सिंह, जिनके लिए कहा जाता है कि वो अपने दम पर जीत गए, नहीं तो विधानसभा में भी बसपा 0 पर पहुंच गई। लोकसभा में 14 में भी 0 पर पहुंची थी। 2019 में सपा से गठबंधन हुआ तो 10 सीटें मिल गई। 2024 में फिर से 0 पर पहुंच गई। तो राजनीतिक कद बसपा का भले घट गया हो, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका में आज भी देश की वंचित शोषित बहुजन समाज की, दलितों की सबसे बड़ी आइकॉन, सबसे बड़ी नेता, और जिनका कद ऐसा है कि जो राजनीति में प्रभाव रखती हैं, वो है आदरणीय मायावती जी। और जनता, उनके उनके लोग भी चाहते थे कि भाई वो सक्रिय दिखे, वो सामने आकर एग्रेशन में दिखे। वो नहीं दिख रही थी। उसकी वजहें क्या हैं, इसका विश्लेषण फिर कभी। लेकिन उनके सक्रिय न होने का नतीजा ये हुआ कि बसपा 0 होती चली गई राजनीतिक रूप से। लेकिन आज भी अगर बहन मायावती जी अगर कायदे से सड़क पर उतर जाए, एक बार ऐलान कर दे, तो उनके बाद का प्रभाव इतना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो पैदा हो ही जाएगी। और अगर इन 10 उपचुनावों में बहुजन समाज पार्टी कायदे से उतर गई और इन 10 उपचुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने ठोस रणनीति बनाया, तो वो सपा और भाजपा दोनों के लिए एक मुश्किल पैदा करने की स्थिति में तो हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जिस पर उन्होंने सपा को भी घेरा, भाजपा को भी घेरा, आज अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है
ट्विटर पर लिखा है कि आरक्षण वंचित शोषित समुदाय के सशक्तिकरण का जरिया हो सकता है, उस समाज में विभाजन और बंटवारे की राजनीति को मजबूत नहीं कर सकता है। बहन जी इसका विरोध कर ही रही हैं कि बंटवारा और वर्गीकरण विभाजन फूट डालो राज करो की नीति के तहत हो रहा है। तो अखिलेश यादव को यह बात समझनी है और वो बात वो कायदे से समझ रहे हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति, पीडीए की राजनीति ही इस समय उनकी विचारधारा का स्वाभाविक पथ है, समाजवादी राजनीति का स्वाभाविक पथ बन चुका है और उसी समुदाय ने उन्हें इतना ताकतवर बनाया है कि राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा कदम अखिलेश यादव जी का बन गया और बहुजन समाज पार्टी के लिए वो जमीन पहले रही थी। तो अगर वो लड़ेंगी तो कुछ परेशानी इनके लिए पैदा करेंगे और कुछ परेशानी बीजेपी के लिए भी पैदा करेंगे और इन सब की परेशानी पैदा करने के लिए पहले घोषणा कर दिए हैं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद कि वो 10 उपचुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो सांसद चुन लिए गए, उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। तो अगर वो भी चुनाव लड़ते हैं तो वो बसपा की गणित को फेल करेंगे और इसलिए अंततः सपा 6 सीटों पर मजबूत दिख रही है, भाजपा 2-3 सीटों पर अभी लड़ाई में दिख रही है, आरएलडी के लिए मुश्किल बढ़ गई है और अगर बीजेपी के घर का झगड़ा और जनता चूंकि नाराज है, किसान, मजदूर, नौजवान, रेल का रोज एक्सीडेंट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ऐसे कर रही है कि जैसे लूट लिया भाई, लूट लिया, चौकीदार और कौन कौन का रिश्ता है। बीजेपी से किसान, मजदूर, नौजवान सब परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स पर टैक्स लगता जा रहा है, सारा का सारा समुदाय त्रस्त है और ऊपर से बीजेपी की आरक्षण विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी मानसिकता भी सामने आ गई। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी और इसलिए यह सब कुछ बीजेपी के खिलाफ जाएगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है क्योंकि बसपा अगर मजबूत होती है और दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी मजबूत होती है तो इन दोनों में एक आपसी कॉमन वोटिंग बैंक है और उस कॉमन वोट बैंक को शेयर करते हैं सपा और भाजपा भी। लेकिन आज की तारीख में सपा के पास प्रिविलेज वो ज्यादा है, मजबूती है, ताकत है जिसका फायदा सपा उठा सकती है और इसके फायदे के रूप में इस 10 उपचुनाव को देखा जाना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।